Let's start in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Again, it's our third week, and recording in progress. Still, there is need of introduction because uh, a good number of students inducted in our batch during this weekend. So, I am Zahid Rasool Guraya, academic qualification ACMA, APF, LLB, ex-inspector of Federal Board of Revenue, and teaching at Government College University Lahore and ICM पाकिस्तान। आज एक और भी खुशी की बात है जी कि मेरे ही बैचमेट यहाँ बैठे हुए हैं और वो हमारी क्लास ले रहे हैं, सिर्फ चेक करने के लिए हमें आए हैं। तो हम अपना जो है था वो आज का सेशन शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अच्छा, आज टेस्ट हुआ, एडमिट करते जाइएगा, जो भी हो उसको एडमिट करते जाइए आप। तो अच्छा यार, सॉरी उन लोगों से जिनके हम नाम नहीं लिख सके, क्योंकि बहुत से नाम आ रहे थे तो हमने सेशन को शुरू भी करना था, डिले भी किया, थोड़ा सा और इशू बना। तो जिनके हम लिख सके वो कुछ इस तरह से हैं। काफ़ी लड़कों ने और लड़कियों ने 90 एंड अबव मार्क्स किए। तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट है मिस जरमीन 92, वेरी हैप्पी अबाउट हर कि शी इज़ डूइंग द हार्ड वर्क। मिस सुमन 94, अब्दुल जब्बार 90, फैजान 92। ये पिछली परफॉर्मेंस से नीचे आए, लास्ट टाइम इन्होंने परफॉर्म किया था। सो इनको सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे कि मैं पिछले सेशन में जब पिछला मेजर टेस्ट हुआ उसमें अच्छे मार्क्स इसमें कम क्यों हुए। कम नहीं है लेकिन एज कम्पेयर टू लास्ट परफॉर्मेंस। मिस नूरीन 94, सैयदोन 92। अच्छा, तो एप्रिसिएशन फॉर दिस स्टूडेंट्स। और दूसरी बात कि एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल वो उसका आंसर नाम ऑफ द अबव था लेकिन गलती से कोई और हो गया, तो दो दो नंबर सारे अपने ऐड कर लें उस क्वेश्चन की वजह से। जिसके फॉर एग्जांपल 90 है वो 92 हो गए, जिसके 94 है वो प्लस कर रहे हैं। तो अब तक की परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ कि ठीक है, आप लोग माशाल्लाह आप एक सही रास्ते पे चल पड़े हैं। सही रास्ता मीन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की पोस्ट को अचीव करना। तो उस ट्रैक के उस रोड के ऊपर हम लोग हैं। ये था कल का। आज हमने पढ़ना क्या है उसको देख लेते हैं। टैक्स क्रेडिट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये पूरा एक पार्ट है जो हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 हमारे सिलेबस का हिस्सा है। चैप्टर 3 के अंदर 10 पार्ट है। तो 10 पार्ट में से 9 पार्ट इससे पहले है और ये आखिरी पार्ट है। और ये पार्ट नंबर 10 है। तो पूछ सकता है कि पार्ट नंबर 10 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद व्हाट? डील विद टैक्स क्रेडिट्स। तो इससे हमें पता चल गया कि टैक्स के पार्ट कितने हैं। चैप्टर 3 के अंदर 10 पार्ट है। 10वां पार्ट कौन सा? टैक्स क्रेडिट है। अभी टैक्स क्रेडिट है क्या? मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, लेकिन इसको थोड़ा सा हम एक दफ़ा फिर दोबारा से याद कर लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं कि टैक्स क्रेडिट क्या है, ताकि ये आज पढ़ना ही ये है तो दोबारा से रिव्यू हो जाएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल कंपनी एओपी कारोबार कर रही हो तो सेल्स या सर्विसेज, सेल्स करके सर्विसेज रेंडर करके उसके पास पैसे आते हैं, अकाउंटिंग में उसको रेवेन्यू कह दिया जाता है। रेवेन्यू आ गया इसके पास 50 लाख। अगर तो ये सेल्स कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी कास्ट ऑफ सेल होगी, जिसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है। तो हम इसको कास्ट ऑफ सेल लिख लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हाइपोथेटिकली कर रहे हैं हम कि ये 20 लाख है। तो ये याद रखिएगा कि जब रेवेन्यू में से कास्ट निकलती है, कास्ट ऑफ सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक आप कहेंगे पावर के हो गए, लाइक
ट्रैवलिंग के हो गए, लाइक अदर सैलरीज हो गई, क्योंकि वेजेस वगैरह इसके अंदर होते हैं, क्योंकि जो लोग बना रहे होते हैं या अगर मैन्युफैक्चरर है, अदर सैलरीज आ गई, कम्युनिकेशन के आगे, ये एक्सेट्रा और भी बहुत आ गया अंदर आ गया। इन सब को हमने सम अप किया तो लेट्स सपोज कि ये हो गया जी 10 लाख। इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अकाउंटिंग में जब भी कोई अमाउंट ब्रैकेट के अंदर आती है इसका मतलब होता है कि माइनस हो रहा है। हमने 30 लाख में से 10 लाख को निकाला तो 30 लाख हमारा जो है वो टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम मीन कि ये वो इनकम है जो हमने पेश कर दी है कि इस पे टैक्स लगा दिया जाए। अगर इंडिविजुअल है या एओपी है तो उसके स्लैब रेट्स लग जाएंगे। कंपनी होगी तो साफ नहीं नजर आ रहा। हाँ लोड आ रहा, साफ नहीं नजर आ रहा। साफ किनको उधर? अच्छा कुछ का सिग्नल वीक होता है। ये सर सारे कह रहे हैं। सारे कह रहे हैं तो आप उधर जाओ, उधर से ना टिश्यू लेके आओ। अब देखो फर्क पड़े जी। स्टूडेंट प्लीज कमेंट on the visibility of board. Is it clear to you people or not? Okay, thank you very much. Thank you. तो चलिए हमारे इतने से करने से बोर्ड ठीक हो गया, क्योंकि वो हो सकता है ऊपर जो है ना। हाँ तो ये स्टूडेंट ये वो अमाउंट है जो कि टैक्सेबल इनकम है, ये पेश कर दी गई कि इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। तो डिफरेंट स्लैब है, अगर इंडिविजुअल या एओपी है, और अगर कंपनी है तो कंपनी के लिए 29%, अगर स्मॉल कंपनी है 21%। तो ये नोट करते जाया करें। 21% किसके लिए रेट है, 29% किसके लिए है, और इंडिविजुअल विजुअल और एओपी के लिए स्लैब से। हम मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि इस पे कोई ऐसा रेट लगा, लेट्स सपोज के 15%। 15% के हिसाब से कितना टैक्स आ गया, ये 10 लाख पे 1.5 लाख और अगले 10 लाख पे 1.5 लाख, 3 लाख रुपए टैक्स लग गया। ये वो पैसे हैं जब आपने रिटर्न फाइल करनी है तो रिटर्न फाइल करते हुए आपने एफपीआर को जमा करवाना है। अभी यहाँ पे आ जाता है टैक्स क्रेडिट। अब आपने मुख्तलिफ किस्म के काम किए हो सकते हैं, लाइक चैरिटेबल डोनेशन की हो सकती है, आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया हो सकता है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली हो सकती है, आपने पेंशन फंड जो अप्रूव्ड है एफपीआर की तरफ से उसमें आपने कंट्रीब्यूशन की हो सकती है। तो इनमें से अगर आपने कोई भी काम किया होगा और इन सेक्शंस के अंदर स्पेसिफाई की हुई कंडीशन को मीट करते हुए वो काम किया होगा ना, तो फिर आपको एक फायदा मिलेगा कि आप टैक्स कम दे दो। तो जो आप टैक्स कम दोगे ना वो क्या, उसका क्या नाम रखा जाएगा, टैक्स क्रेडिट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये टैक्स पे करना ही करना है आपने रिटर्न फाइल करते हुए। टैक्स क्रेडिट क्या करता है, टैक्स क्रेडिट करता है कि जितना आपने टैक्स पे करना है उस टैक्स की अमाउंट को कम कर देता है। तो कम किस तरह करता है कि वो आपने इन कामों में से जो ये हमने ये ब्लू के साथ सेक्शन लिखे, इनमें से कुछ अगर काम किए हो तो जो कंडीशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने कहा उस तरह काम किए हो तो फिर आपका टैक्स जो आपने देना है ना वो कम कर दिया जाएगा, और जो कम हो जाएगा उसको टैक्स क्रेडिट कहा जाएगा। अभी ये टैक्स क्रेडिट हमने देखने हैं 1 by 1 कि कैसे कैसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हर एक को हम अलग-अलग पढ़ लेंगे। और यहाँ पे वो कंफ्यूज करता है कि डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट में क्या फर्क है। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस हमेशा आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। टैक्सेबल इनकम कितनी बनी थी, ये इसको कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, यहाँ पे आगे शामिल हो जाएंगे, लाइक ज़कात। अगर ज़कात आपने ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस 1980 के मुताबिक दी हुई
तो वो यहाँ पे लाइक आपने 2 लाख रुपया दिया, वो 2 लाख से आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देगा। कैसे करेगा कि आपके जो डिडक्शन है उनको बढ़ा देगा। जब बढ़ा देगा तो इनकम ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाएगी। तो यही डिडक्टेबल अलाउंसेस में और टैक्स क्रेडिट में हल्का सा फर्क है। टैक्स क्रेडिट आई होप कि आपको यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपने इनमें से कोई भी काम किया और आपको 20,000 की रिडक्शन मिल गई, टैक्स क्रेडिट मिल गया। जब टैक्स क्रेडिट मिल गया तो आप 3 लाख नहीं दोगे बल्कि 2,80,000 रुपया ये आप FBR को दोगे और अपनी रिटर्न फाइल कर। तो ये टैक्स क्रेडिट होता है और ये टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट होता है। अभी हम आ जाते हैं उस तरफ और 1 by 1 सबको कर लेते हैं टैक्स क्रेडिट्स। लास्ट 9 क्वेश्चन है आज, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा लेट किया है। जो लेट किया मैंने कवर तो करना है। हाँ आप आ जाओ। टाइम भी देखते रहे। अच्छा ये 15% ऑफ मैंने कहा मान लो, सपोज कर लो कि इस इनकम पे रेट जो है वो ये लगेगा। हालांकि स्लैब मैंने शो आपको दे दिए, वो लगेगा स्लैब के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि वो स्लैब के अंदर से देख के मैंने ये लिखा है। ये मान लिया, सपोज कर लिया हमने। अच्छा तो चैरिटेबल डोनेशन को हमने इन डेप्थ पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा इसको जल्दी से देख लेते हैं। चैरिटेबल डोनेशन क्या होती है? आप अपना जो है ना अतियात देते हैं मुख्तलिफ अदारों को, वो आपकी क्या होती हैं? चैरिटेबल डोनेशन होती है। इधर से पीछे, सारे आगे से नहीं जाओ, पीछे से जाओ अभी। अच्छा तो आपने अतियात दिए, किनको आप दे सकते हैं? कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 61 डील्स विद चैरिटेबल डोनेशन। ये क्या है कि आप दे सकते हो एजुकेशन बोर्ड को, किसी भी सूबाई या वफाकी, वफाकी बोर्ड को आपने दे दिया, या आपने किसी यूनिवर्सिटी को दे दिया, या आपने NGO वगैरह का दे दिया। आपने इनको चैरिटेबल डोनेशन कर दी। डोनेशन कौन कर सकता है? इंडिविजुअल कर सकता है। देखो टैक्स पेयर की जो किस्में हैं, पर्सन है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो AOP भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है। अच्छा इंडिविजुअल और AOP वो पूछेगा पेपर के अंदर कि इंडिविजुअल और AOP अपनी टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम कितना डोनेशन कर सकते हैं। तो आपने क्या देना है? 30%। और जो कंपनी है वो अपनी टैक्सेबल इनकम का कितने % जो है वो चैरिटेबल डोनेशन कर सकती है? आपने कहना है 20%। अभी आप लोग मुझे बताओ कि अगर टैक्सेबल इनकम 3 लाख है तो जल्दी से मुझे बताएं कि इंडिविजुअल, समझो कि ये मान लो कि ये वाली इनकम जो है, ये सपोज कर लो कि ये वाली इनकम इंडिविजुअल और AOP की है, तो आप मुझे बताएं कि कितनी अमाउंट जो है मैक्सिमम अमाउंट एक इंडिविजुअल और AOP चैरिटेबल डोनेशन का? 90,000 मल्टीप्लाई करके बता दो ना अमाउंट में। 30% तो मैंने बता दिया ना, इसका कितना कर सकते हैं? आपको होगी टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय जितनी उसको इजाजत है, तो ये हो गया 90। तो पेपर में ये दे सकता है, वो कह सकता है कि 1 लाख है, मुझे बताओ कि चैरिटेबल डोनेशन कर रहा है एक इंडिविजुअल, तो मैक्सिमम डोनेशन वो कितनी कर सकता है? आप उसका फौरन जो है वो 30% निकाल दोगे। वो कह सकता है कि ये टैक्सेबल इनकम है, ये कंपनी की है, मुझे बता दो कि मैक्सिमम चैरिटेबल डोनेशन वो कितनी कर सकती है। आप इसका 20% निकाल दोगे।
ठीक है, तो ये आपने चैरिटेबल डोनेशन को इस तरह आपने पेपर में अटेम्प्ट कर देना, वो किसी तरीके से भी पूछ ले। अब अगर वो कह रहा है कि चैरिटेबल डोनेशन किस किस को हो सकती हैं, किसको हो सकती हैं जी? हमने कहा कि या एनजीओ को कर दो, या यूनिवर्सिटी को कर दो, या एजुकेशन बोर्ड को कर दो। हमने एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है सलीम साहब। अगर आपने जो डोनेशन की है इंडिविजुअल ने, वो एक एनजीओ को की है, और एनजीओ और इंडिविजुअल आपस में एसोसिएट है, तो जितनी मैक्सिमम अलाउ है उसको 2 पे डिवाइड कर, 30% अलाउ है, 2 पे डिवाइड कर दो 15%। अब वो पेपर में कह सकते हैं जी कि आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख है, आप 10 लाख में से मैक्सिमम कितना एक एनजीओ को दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी आप और वो दोनों एसोसिएट हैं, तो आप फिर क्या कहोगे, आप कितना दे सकते हो? 30 है तो 50%, आप फिर कहोगे 15%, क्योंकि उसने कह दिया कि एसोसिएट है। ठीक है, और अगर कंपनी है तो अगर कंपनी कर रही है चैरिटेबल डोनेशन, इनको कर रही है, इनमें से किसी को कर सकती है। जब इनको करेगी तो कंपनी और जो डोनेशन ले रहा है दोनों एसोसिएट है, तो कंपनी का जो भी है उसको 2 पे डिवाइड कर, तो आप कहोगे 10% मैक्सिमम कर सकते हैं। बात बन रही है जी चैरिटेबल डोनेशन के हवाले से। तो चैरिटेबल डोनेशन बस यही है, इसके अलावा चैरिटेबल डोनेशन में और कुछ नहीं है। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी, अच्छा क्या ये वो कहेगा वो डोनेशन आप दो कर सकते हैं, एक या तो आप कैश दे दो या इन काइंड दे दो, वो दोनों में से पूछ सकता है कि आप डोनेशन जो है कैश कर सकते हैं, इन काइंड कर सकते हैं, कैश एंड इन काइंड कर सकते हैं, नाम ऑफ द अबव। तो आप कहेंगे कि दोनों तरीकों से हो सकती है। ओके हो गया, जब दोनों तरीकों से हो सकती है तो कैश के लिए नोट कर लो अपने पास, कैश थ्रू क्रॉस चेक। अब ये क्यों सवाल पैदा हुआ क्रॉस चेक होगी, वो इसलिए होगी, इंस्पेक्टर भाई चले गए यहाँ से, हम लोग यही किया करते थे। लाइक इस पे लग गया 3 लाख टैक्स, सलीम साहब पे 3 लाख टैक्स लग गया। सलीम साहब कहते जी मैंने तो डोनेशन किया था, मैंने 90,000 रुपये डोनेशन किया था, मुझे इसका ना टैक्स क्रेडिट दे दो, इतना 20,000 बना था, मैं तो 280 दूंगा। फिर हम कहेंगे हमें प्रूफ दें, तो ये प्रूफ को रखने के लिए हमने कह दिया कि ये तब फायदा मिलेगा, तब टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जैसे कहा उस तरह करोगे। तो कैसे कहा, क्रॉस चेक में करो, क्रॉस चेक में करोगे तो फायदा ले लो, अगर क्रॉस चेक में नहीं किया प्रूफ दिखाओ कि क्रॉस चेक में हुआ है, अगर है तो हम आपको दे देते हैं, आप टैक्स कम दे दो, अगर नहीं तो वापस आओ टैक्स और भी जमा करवाओ, और साथ में डिफॉल्ट सरचार्ज भी जमा करवाओ। डिफॉल्ट सरचार्ज का नोट करो अपने पास कॉपी में। ये वो सेक्शन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये टच होने के चांसेस हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे अपना अलहदा से तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर घुसे हुए हैं ये। ठीक है, तो सेक्शन 205 कौन सा सेक्शन, और पर एनम रेट क्या है डिफॉल्ट सरचार्ज का, नोट कर लो 12%। पेपर में पूछ सकता है कि डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट क्या है, 10%, 11%, 12%, 13%। वो कह देगा डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट क्वार्टरली होता है, पर मंथ होता है, सेमी एनुअल होता है, एनुअल होता है। एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से ये बन सकती है। देखो डिफॉल्ट सरचार्ज को सेक्शन कौन सा डील करता है, 205। डिफॉल्ट सरचार्ज जो होता है वो पर एनुअल होता है, सेमी एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है, पर मंथ रिपोर्ट हो रहा होता है, ये हो गया। फिर वो कह सकते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट जो है वो 10% है, 11% है, 12 है, 13 है। 3 क्वेश्चन बन गए इससे, पर एनम होता है, पर एनुअल। ठीक हो गया, तो ये हमने साथ में ये भी पढ़ लिया। तो अब हमने ये कवर कर लिया चैरिटेबल डोनेशन को। मैं आगे लास्ट वाला पॉइंट अब जो है ना 8:30 के बाद, चलो बताओ कौन से वाला है। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक होता है कि ऐसा प्रूफ हो कि आपने पैसे, लाइक मैं डोनेशन करना चाहता हूँ, मैं एक एनजीओ में डोनेशन करना चाहता हूँ, मैं वहां पे जाऊँ, लाइक लोग मस्जिद में जाते हैं,
मस्जिद में लोग चंदा नहीं देते, मस्जिद की बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए, सफाई सुथराई हो, मौलवी साहब अच्छे रखे जाएं, पैसे देते हैं। हम क्या करते हैं, वहाँ पे गले में डाल देते हैं। या हम बड़ा ही कोई अच्छी जो ट्रांसपेरेंट किस्म का निज़ाम हो, वो पर्ची काट के दे देते हैं, आपने पैसे दिए पर्ची काट दी उन्होंने। इसी तरह मदरसे होते हैं, मुख्तलिफ NGO होती हैं, आप वहाँ जाते हैं, काउंटर के ऊपर पैसे देते हैं, वो आपको पर्ची दे देते हैं। तो कहते हैं पर्चियों पे काम नहीं चलेगा, आप बैंक में इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट दो उनको और आगे से एक्नॉलेज करवाओ कि हाँ ये ट्रांसफर हुए आपके अकाउंट से उनके अकाउंट के अंदर पैसा गया है, सबूत दो। तो जब भी कैश दोगे, फायदा लेने के लिए आए हो ना, तो फायदा तभी मिलेगा जब सबूत दोगे, और सबूत क्या होगा, क्रॉस चेक होगी बात। कैश की वजह से क्रॉस चेक किया जाता बेहतर नहीं है, कैश या इन काइंड। लेकिन उसने कैश और इन काइंड कहा, और फिर का कैश जब देनी है फिर वो क्रॉस चेक। हाँ, जब हम लोग चेयरमैन FPR की तरफ जाएंगे तो मिलके डिसाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। अभी प्राइवेट सेक्टर से आपको पता है बड़ी हिस्ट्री है, लोग चेयरमैन FPR गए हैं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। आपका चेयरमैन FPR से ऊपर चले जाए, इलेक्शन लड़े, वज़ीर खजाना बने, आप चेयरमैन FPR भी आप पे अंडर आ जाएंगे। सर देखिए, सोच ड्रीम तो कर ले बड़ा, तो आप चेयरमैन FPR तो कहीं ना कहीं खड़े हो गए ना, बड़ा मामा नहीं है जिसने कहा था कि मैं तुमसे बात कर। सर बड़ी दुनिया में एग्जांपल बड़ी बड़ी है, जिन्होंने कहा वो करेंगे। अच्छा, अल्लाह मदद करता है ना फिर से। अच्छा, इसको हम नहीं मिटाते, इसकी हम मदद लेते रहेंगे। फसाद हो रही है शाम से।